तो अब हम बात ये करते हैं कि देय धन कम भुगतान का वचन। तो देय धन का तात्पर्य ये निकलता है कि जो धन हमें देना है, जो धन हमें क्या करना है, देना है। यानी हमारे सर पे एक लाइबिलिटी है कि मेरे ऊपर एक 10,000 रुपए का एक कर्ज चढ़ा हुआ है, कि मैंने अरुण से 10,000 रुपए का एक कर्ज जो है वो लिया है। अब जब वो कर्ज लिया है तो कुछ दिन उपरांत मैं ये सोचता हूं कि क्यों ना अरुण से एक बात की जाए कि यार थोड़ा बहुत चलो कंप्रोमाइज कर लो, थोड़ा बहुत पैसे कम ले लो यार। तो प्रॉमिस टू पे लेस देन अमाउंट ड्यू, यानी अमाउंट जो ड्यू है उससे कम का भुगतान करने पर स्थिति में क्या कंसिडरेशन का जन्म होता है, क्या कंसिडरेशन बनता है। कुछ इसी तरीके की धारणाओं को हम आज देखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि प्रॉमिस टू पे लेस देन अमाउंट ड्यू, जो अमाउंट ड्यू है उससे लेस देन में अगर हम प्रॉमिस करते हैं तो क्या वह कंसिडरेशन का रूप लेगा। देय धन अगर कम है और भुगतान का वचन हम उससे कम करते हैं, देय धन जो हमारा है, जो हमें 1,000 रुपया देना है, हम उसकी जगह कहते हैं कि भाई तुम 800 रुपया ले लो यार, कंप्रोमाइज कर लो इसी में, तो क्या यहां पे कंसिडरेशन होगा, यानी कि प्रतिफल होगा। तो इसी सिद्धांत के आधार पर देय धन कम से कम भुगतान देने में, यानी कि देय धन यानी 1,000 रुपए को कम से कम भुगतान देने में, यानी 500-400 रुपए के बदले में प्राप्त वचन के लिए बाकी धन वसूला नहीं जाएगा। क्या अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि आपने किसी का 10,000 रुपया लिया हुआ है और आप फिर उससे कहे कि भाई साहब देखो 10,000 तो हम लिए थे, लेकिन अब चूंकि हमारे पास हो नहीं रहा है तो चलो छोड़ो यार, आपस में चलो समझ बुझ के काम करो, 10,000 की जगह चलो 8,000 रुपया ले लो, वारा नारा करो। तो क्या हम इस तरीके का अगर हम एग्रीमेंट करते हैं उसके साथ या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या वहां प्रतिफल आएगा, क्या वहां प्रतिफल आएगा। तो आज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल पिनल्स केस। ये बहुत ही प्रमुख है और इस केस को हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अक्सर ऐसी चीजें आती हैं कि जब आप प्लेटफॉर्म पर उतरेंगे, वकालत करने उतरेंगे, जब आप प्रैक्टिस में उतरेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारा ऐसा केस आएगा, बहुत सारा ऐसा केस आएगा कि जब आप सामने वाला पार्टी आपसे कहेगा कि भैया मेरा 1,00,000 रुपया लिए थे और आप कह रहे हैं कि मैं 80,000 ही दे पाऊंगा। इस तरीके का बहुत सारा केस आएगा, तो ठीक उस समय मुझे याद कीजिएगा और कहिएगा प्रिंसिपल पेनल्स केस क्या है। कि इस सिद्धांत के आधार पर देय धन यानी 1,000 रुपया जो देय धन है, जो कर्ज है, से कम भुगतान देने के बदले में, यानी कि 800 रुपया ही देना अगर हो, तो प्राप्त वचन की बाकी धन वसूला नहीं जाएगा, प्रतिफल मुक्त नहीं माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम किसी से 10,000 रुपया लिए हैं और 8,000 रुपए में हमारा उसका समझौता हो जा रहा है तो वहां प्रतिफल नहीं है, है प्रतिफल, वह भी प्रतिफल है, उसको प्रतिफल मुक्त नहीं माना जाएगा। उसे यह नहीं समझा जा सकता कि इसमें प्रतिफल नहीं है, उसमें भी प्रतिफल है। कुछ ऐसी चीजें आती हैं प्रिंसिपल पिनल केस में प्रतिपादित किया गया। कैसे किया गया है तो इंग्लिश वाले भी समझें कि on the same principle a promise to pay less than what is the due under the contract cannot be regarded as a consideration. This rule having been laid down in any early case was thus formulated in a penal case. ऐसी धारणाओं को पिनल केस में जो है उसको प्रतिपादित किया गया है। कैसे किया गया है कि कंडीशन ये बनती है कि पेमेंट ऑफ ए लेसर सम ऑन द डे ऑफ satisfaction of a greater cannot be any satisfaction for whole because it appears to be just that by no possibility. Can a lesser sum be a satisfaction to a plaintiff for a greater sum? तो प्लेंटिफ कौन है? वादी। तो कहते हैं कि कम धन का भुगतान यानी कम रुपए का भुगतान अधिक धन के पर्याप्त प्रतिफल नहीं हो सकता है। तो कंडीशन क्या बनी कि प्रतिफल मुक्त नहीं माना जा सकता है। ऐसी कुछ त्रुटियां प्राप्त हो रही हैं आपको, हाँ ऐसी त्रुटियां प्राप्त हो रही हैं कि यदि कोई ऐसी केस, इतना लंबा चल गया, सबका ऑडियो ऑन नहीं भी, कोई
क्वेश्चन नहीं उठाता है, जबकि बोला गया है कि आप अपना रेस जो है, हैंड जो है वो रेस कीजिएगा। तो पीनल केस कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि अगर कम धन का भुगतान अधिक धन के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, वो कहता है कि अगर 10,000 रुपया बकाया है तो 8,000 रुपया अगर आप दे देते हैं तो वहां कंसिडरेशन नहीं हो सकता, वहां कंसिडरेशन का जन्म नहीं होगा। क्योंकि जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, वहां के जो जज हैं, उनका ये मानना है, वो कहते हैं कि कम और ज्यादा परंतु धन के स्थान पर कोई बस। तो वो कहते हैं कि न्यायालय के जज लोग कहते हैं कि कम और ज्यादा दोनों बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 100 अगर 1,00,000 रुपए एक तरफ है और एक तरफ 80,000 रुपए, तो ये बराबर तो हो नहीं सकता। तो इसको बराबर कैसे किया जा सकता है? तो अगर आप ऐसे समझिए कि अगर आपने किसी से 10,000 रुपए लिया और उसके बदले में हम 8,000 रुपया ही जो है भुगतान कर रहे हैं और सोच रहे चलो इसमें समझौता हो जाए, तो प्रतिफल तो हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे एक शर्त आएगी कि उस जो गैप है जो 2,000 रुपए का, उसको भरने के लिए कुछ चीजें होती हैं, कुछ करना पड़ता है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर वो 2,000 का गैप फिल नहीं हो रहा है तो प्रतिफल वहां नहीं होगा। प्रतिफल पूर्ण होने के लिए, कंसिडरेशन होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से 10,000 रुपए या 1,00,000 रुपए का कर्ज लिया है और 8,000 रुपए में वारा नारा हो रहा है, दोनों का समझौता हो रहा है, तो प्रिंसिपल पीनल केस ये प्रतिपादित कहता है कि जजों का ये कहना है या न्यायालयों के न्यायाधीशों का ये कहना है कि वो इस शर्त को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि कम और ज्यादा कभी बराबर नहीं हो सकता, कभी 1,00,000 रुपया के बदले में 80,000 रुपए कभी बराबर नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन जज कहते हैं कि हाँ, परंतु उस बकाया राशि के धन के स्थान पर कोई वस्तु, जैसे क्या? अरे जैसे घोड़ा, जैसे चिड़िया, जैसे पोशाक पर्याप्त माना जाता है, अगर इनमें से कोई वस्तु जो हो वहां पे पूरी कर दी जाए। क्योंकि हो सकता है कि जो प्लेंटिफ है, वादी को ऐसी कोई वस्तु धन के बराबर ही संतोष दे सके। जज लोग कहते हैं कि देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई 80,000 1,00,000 रुपए का दोनों में केस है, मामला 80,000 पे सलट रहा है, तो चलो उसने अपनी तरफ से एक घोड़ा दे दिया। तो हो सकता है वो जो 20,000 का गैप है, हो सकता है जो प्लेंटिफ है, जो वादी है, जो प्रताड़ित है, हो सकता है उसको उसी में संतुष्टि मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। उसका वास्तविक मूल्य कम ही क्यों ना हो, भले ही उसका मूल्य जो हो कम हो, लेकिन उसको हो सकता है उसी में संतुष्टि मिल जाए कि घोड़े की कीमत है 10,000, लेकिन बीच का गैप है 20,000, हो सकता है उसी में वो मान जाए। हाँ, लेकिन इस सिद्धांत की, इस प्रिंसिपल की बड़ी ही आलोचना हुई है। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसके अनुसार कोई मामूली सी वस्तु जैसे घोड़ा, चिड़िया, खुद की टॉम टिप, एक पर्याप्त जो है, पूर्ण जो है वो कंसिडरेशन नहीं हो सकता। देखिए, वो लाही क्या जिसमें परंतु शब्द ना जुड़ जाए, वो लाही क्या जिसमें परंतु शब्द ना जुड़ जाए। अरे एक बेटी एक तरफ न्यायालय कहता है कि यदि आपके बीच में कोई, आप माँ बेटी के बीच में कोई संविदा हो गई, ला क्या कहता है कि अगर माँ बेटी के बीच में कोई संविदा हो गई तो भले ही वो नैसर्गिक प्रेम करने वाले रिश्ते हों, लेकिन सेक्शन 25 का सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर नैसर्गिक प्रेम और स्नेह रखने वाले बच्चों, माँ और बेटी के बीच में हो गया, तो वह लीगल इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, विधिमान्य संविदा कहलाएगी। लेकिन वहीं पे फिर न्यायालय कहता है परंतु एक केस हुआ था, एक महिला ने अपनी बेटी को बोला कि ए बेटी, अगर तुम इंग्लैंड में जाकर के कानून की पढ़ाई करती हो, लॉ की पढ़ाई करती हो, तो मैं तुम्हें हर महीने 1,000 रुपया दूंगा या 1,00,000 रुपया दूंगा, कुछ भी रकम आप मान लीजिए। और वो बेटी जा करके वहां पे पढ़ाई करती है, फिर कुछ दिन बाद माँ वहां पे एक घर खरीद करके उस बेटी को दे देती है, लेकिन बेटी को माँ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि माँ उसे उसकी पढ़ाई के लिए हर महीने 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 4,000 रुपया महीना देती रहेगी। मामला हुआ कि बेटी ने किसी और के साथ वहां शादी कर ली, माँ को बताया नहीं। जब माँ को पता चला तो न्यायालय में उसने गुहार लगाई माँ ने कि माननीय न्यायालय महोदया, मेरी बेटी ने वहां किसी और के साथ शादी कर लिया,
अब मेरे घर से उसको जो है वो निकाल दिया जाए और मैं उसको पैसा अब नहीं दूंगी। तो न्यायालय वहां पे पलट गया, उसने कहा देखिए, आप बात सही है कि हम आपके बीच में संविदा करवा दिए थे, कॉन्ट्रैक्ट करवा दिए थे कि आप उसको पैसा देंगे। हाँ, आप पैसा देना बंद कर सकती है, लेकिन उसको घर से निकाल नहीं सकती है, भले ही वो घर आपके नाम पे है तो क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो पूरे भारत की नहीं कुछ तो 10-15% बेटियां तो रोड पे आ जाएंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं न्यायालय में। तो जब परंतु जहां पे लग जाए तो वही होता है कोर्ट। वो कहे कि राम ने ही जो है वो रावण को मारा था, लेकिन तो लेकिन क्या भाई? अरे वो हनुमान जी ने साथ दिया था ना, लेकिन अरे वो जामवंत भी आए थे। तो कानून का ये पेच होता है, इसे कानूनी पेच कहते हैं कि परंतु एक शब्द जरूर जुड़ जाएगा। देखिए न्यायालय में उसने कहा, न्यायाधीशों ने कहा कि वो मानते हैं कि कम और ज्यादा बराबर नहीं होता है, 10 लाख रुपया और 8 लाख रुपया बराबर नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन उस 2 लाख के गैप को भरने के लिए अगर कोई चिड़िया घोड़ा गाड़ी कुछ दे करके उसको भर दिया जाए तो एक विधिमान जो हो वो प्रतिफल विधिमान कंसिडरेशन, लीगल इन्फोर्सेबल कंसिडरेशन जो हो वो माना जाएगा। लेकिन परंतु, तो परंतु क्या? परंतु शब्द आ जाता है, ये परंतु क्या है? तो इसके कारण इसकी बड़ी आलोचना भी हुई थी, और इस आलोचना के हिसाब से उपरांत भी क्या नाम है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पिनल्स केस के सिद्धांत को जो है वो क्या किया था, प्रतिपादित किया था, अनुमोदन किया था। कैसे? फिकेस वर्सेस बीर केस में कैसे किया था कि डॉक्टर फोक्स, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर फोक्स। डॉक्टर फोक्स को एक न्यायालय की डिग्री द्वारा आज्ञा दी गई कि वह मिसेस बियर को 2000 पाउंड का भुगतान दे। तो फोक्स वर्सेस बियर के केस में क्या था कि डॉक्टर फोक्स को न्यायालय के द्वारा एक डिग्री मिली, सॉरी मुंह से डिग्री निकल गया, डिक्री डिक्री, न्यायालय से डॉक्टर फोक्स को एक डिक्री मिली और न्यायालय ने द्वारा यह आज्ञा दी गई कि वह मिसेस बियर को 2000 पाउंड का भुगतान दें। देखिए, जब कोई मामला ऐसे न्यायालय के बीच जाता है तो कभी कभी ऐसी कंसिडरेशन होती है कि न्यायालय अपने जानता है कि मामला ज्यादा गंभीर होने वाला नहीं है, तो कुछ अपनी शर्तों को लगा देता है, उसे हम डिक्री कहते हैं। न्यायालय का एक आदेश हो जाता है अब वादी प्रतिवादी के लिए। क्या हो जाता है, वो ये कह देता है कि अरे इतना रुपया तुम इनको इस महीने इस तरीके से देना, तो उसे हम डिक्री कहते हैं। तो न्यायालय ने डिक्री दी डॉक्टर को और उसे कहा कि तुम मिसेस बियर को 2000 पाउंड का भुगतान। डॉक्टर तुरंत भुगतान नहीं कर सकता था, वो कहा कि मैं भाई तुरंत भुगतान नहीं कर सकता, मैंने पैसा वैसा लेकर के मैं ही नहीं आया हूं। इसलिए उसने मिसेस बियर से समझौता किया। जैसे क्या हुआ, अचानक ने कोर्ट में बोला कि तुम 2000 रुपया दे दो, तो डॉक्टर ने कहा भाई देखिए मैं पैसा वैसा लेकर के नहीं आया हूं, मैं अभी नहीं दे सकता हूं। तो कोर्ट ने कहा तब समझौता कर लो यहीं पे। तो समझौता हुआ कि जिसके अंतर्गत 200 पाउंड का भुगतान तुरंत किया। ध्यान दीजिएगा, 2000 पाउंड का करना था, लेकिन उसने 2000 पाउंड का भुगतान तुरंत किया और शेष रकम देने के लिए, जो बकाया रकम देनी थी, उसने उसकी किस्त बना दी कि हम इतना रुपया के हिसाब से जो है किस्त में देंगे आपको। तो मिसेज बियर ने वचन दिया कि वह कुर्की नहीं करवाएंगी। उन्होंने कहा कि वह कुर्की नहीं करवाएंगी जब सब किस्तों का भुगतान हो जाएगा। तो मिसेज बियर ने डिक्री ऋण पर ब्याज प्राप्त करने के लिए वाद किया। उन्होंने कहा मैं कुर्की ना करवाऊंगी, तुम अगर किस्त में दोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम किस्त में दो। तो जब किस्त में उसने पेमेंट का देना शुरू किया तो मिसेज बियर न्यायालय गई और उन्होंने एक डिक्री पर ब्याज प्राप्त करने का वाद लगाया। उन्होंने कहा कि देखिए, जब आप श्रीमान कहे थे कि कोर्ट में पैसा इनको दे दीजिए, इन्होंने समझौता किया, 200 पाउंड तुरंत दे दिया, बाकी पैसा इन्होंने जो है किस्त में देने के लिए किया, तो किस्त में इन्होंने समय लगाया देने में। तो श्रीमान मैं चाहती हूं कि मुझे इसका जो ब्याज रकम हो रहा है वह भी मुझे, जो सरकार का मानक ब्याज का ऋण है, वह अभी मुझे ब्याज के रूप में दिया जाए।
एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मतलब डॉक्टर थे, और क्या, डॉक्टर से ही जान जाइए, डॉक्टर थे। हाँ, अगर उनका नाम जानना चाहते हो तो फॉक्स या फोएक्स, फॉक्स, डॉक्टर फॉक्स। तो डॉक्टर, एक मामला हुआ था कोर्ट में, कुछ चल रहा था, तो उसी दरमियान न्यायालय ने एक डिक्री द्वारा आदेश दे दिया डॉक्टर को। उसने कहा डॉक्टर से कि तुम मिसेस बियर को, मामला किसके किसके बीच था, फोक्स वर्सेस बियर के बीच में था। वाद जो था वो फोक्स वर्सेस बियर चल रहा था, फोक्स बनाम बियर। तो फोक्स बनाम बियर में दोनों लोग कोर्ट में खड़े थे। तो कोई ऐसा मामला आया तो न्यायालय ने कहा कि ए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि तुम 2,000 रुपए जो है, तुम जो है ये बियर जी को दे दो। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं अभी तो पैसा वैसा लेके आया नहीं हूं। हाँ, मेरे जेब में 200 रुपया है, तो 200 रुपया आप तुरंत ले लीजिए, और बाकी का जो है किस्त बना लीजिए, बाकी किस्त के रूप में लेते रहिएगा, मैं एक साथ नहीं दे पाऊंगा। तो किस्त बन गई, डॉक्टर देने लगे। लेकिन बाद में मिसेज बियर कोर्ट जाती हैं, वो कहती हैं कि इन्होंने किस्त के माध्यम से मुझे पैसा दिया है, तो श्रीमान इसका ब्याज भी मुझे दिलाया जाए। बस इतना ही केस है मेरे भाइयों। मैं किताबी ज्ञान में थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि भाई किताबी ज्ञान भी आना चाहिए। लेकिन मामला बस इतना ही था। तो उन्होंने डिक्री ऋण पर, जो डिक्री का आदेश था, उस पर उन्होंने जो है क्या किया, कहा कि मुझे जो है इसका ब्याज भी मिलना चाहिए। तो ब्याज के लिए उन्होंने क्या किया, न्यायालय में गुहार लगाई। ठीक। तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने, हाउस ऑफ लॉर्ड कौन है, इंग्लैंड की विधायिका है या सांसद है, उसने कहा, हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि वह ब्याज प्राप्त करने की अधिकारिणी थी। उन्होंने कहा हाँ, वह ब्याज प्राप्त करने का उसका अधिकार था, क्योंकि उसने किस्तों में भुगतान प्राप्त करने का जो वचन दिया था, उसके लिए कोई प्रतिफल नहीं था, इसलिए वह इस वचन से बाध्य नहीं था। उसने कहा, कोर्ट ने कहा कि जब जब आपसे और उसके बीच में जब समझौता हुआ, तब आप कहे कि 200 पाउंड मेरे पास है, इसको ले लीजिए, और बाकी का पैसा जो है मैं किस्त के रूप में दूंगा। तो न्यायालय कहता है, कोर्ट का न्यायालय कहता है, मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड कहता है कि जब वो किस्तों का भुगतान का जो वचन दिया था, जब ये बात हो रही थी, जिस समय ये बात हुई थी कि किस्तों में भुगतान दिया जाएगा, तो भुगतान प्राप्त करने का जो वचन दिया था, उसके लिए कोई प्रतिफल नहीं था। यहां पे कंसिडरेशन का क्रिएशन हुआ ही नहीं था, इसलिए वह वचन से बाध्य नहीं है। बहुत बारीक चीज है, समझने वाली है, बस खाली समझिए। एक व्यक्ति, दो दो पति पत्नी में झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में गए, बातचीत हुई, तो कोर्ट ने कहा कि एक काम करो, 5,000 रुपया तुम जो है, या 10,000 रुपया तुम अपनी पत्नी को दे दो। तो पति बोला कि सुनिए सर, हमारे पास इतना रुपया नहीं, मैं 2,000 अपनी जेब में लेकर के आया हूं, 2,000 रुपया ले लो। तो कही कि ठीक है, 2,000 रुपया दे दो, लेकिन बाकी 8,000 रुपया किस्त में देने की बात कर लो। उसने कहा ठीक है, मैं किस्त में दूंगा, किस्त में देने लगा। तो अगर ऐसा कोई मामला हो गया, तो वहां पे अभी तक जो है वो प्रतिफल नहीं जन्म लिया है, यानी कंसिडरेशन का जन्म नहीं हुआ है। क्योंकि उसने किस्तों में भुगतान करने का जो वचन दिया था, तो उसके लिए कोई प्रतिफल नहीं था, क्योंकि वो जो भुगतान है वो किस्तों में बात की गई थी, तो प्रतिफल का वहां जन्म नहीं हुआ था। इसलिए यह वचन जो है वो बाध्य नहीं था। महिला को पूरा अधिकार था कि वह ब्याज के लिए अपनी बात न्यायालय के समक्ष रख सके। बस इतना ही इस केस में था कि देय धन से कम भुगतान का वचन की स्थिति क्या बनती है। हाँ, स्थिति ऐसी बनती है कि यदि 10,000 रुपए की बात है, आप 8,000 रुपए में वादा कर रहे हैं बात पूरा करने का, तो कंसिडरेशन का जन्म नहीं होगा। हाँ, उस 2,000 के गैप को पूरा करने के लिए अगर कोई वस्तु दे दी जाती है, भले ही उसका दाम कम हो, भले ही उसका दाम कम हो, तो न्यायालय द्वारा वह इस गणना में आ जाती है कि उसमें कंसिडरेशन पर्याप्त मात्रा में है। पहला मामला था। और दूसरा, आपने उस महिला का सुना
तो महिला के केस में भी अगर किस दो डिक्री में न्यायालय ने कहा कि इन्हें 10,000 रुपया दो, तो उसने कहा 2,000 रुपया अभी ले लो, 8,000 रुपया बाकी किस्त में दूंगा, तो वहां पे भी प्रतिफल का जन्म नहीं हुआ और महिला के पास ये पूरा अधिकार हो गया कि न्यायालय के समक्ष जो है वो वाद को प्रस्तुत कर सके। ये था देय धन से कम भुगतान का वचन, प्रॉमिस टू पे लेस देन अमाउंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें अच्छा सीखा होगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं इसी दृष्टिकोण में, इसी सब्जेक्ट के साथ। तो कंडीशन ये आती है, एक्सेप्शन टू द रूल इज पिनल केस। आंशिक भुगतान जो है वो कब पर्याप्त होगा। अगर इसको देखा जाए कि जो आंशिक भुगतान है, जो कम भुगतान है, यानी कि जो छोटा बचा हुआ रकम है, वो भुगतान कब होगा। आंशिक मतलब किसी अंश का एक अंश, आंशिक। तो लॉ रिवीजन कमेटी ने 1937 की रिपोर्ट में एक सुझाव दिया, 1937 की रिपोर्ट में एक सुझाव दिया कि इस नियम को समाप्त कर दिया जाए। इस सुझाव को मानते हुए अभी कोई सुधार नहीं किया है, परंतु न्यायालयों ने इस नियम के अन्यायिक परिणामों को सीमित रखने के लिए कुछ अपवाद जो है वो मान लिए। देखिए लॉ रिवीजन कमेटी ने 1937 में एक रिपोर्ट दी और उसमें वो सुझाव दिया कि इस मामले को जो है यहीं पे खत्म कर दिया जाए, कि 10,000 रुपए को जो है 8,000 रुपए में जो है पूरा कर रहा है, तो मान लिया जाए ये इस तरीके से इसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन ऐसा अभी तक खत्म हुआ नहीं। हाँ, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ अपवाद जो है वो जरूर आ रहे हैं। द लॉ रिवीजन कमेटी in its report in 1937 recommended by the abolish rule of 168 का, the court have tried to avoid the award result of the rule by the admitting exception to it। तो न्यायालय के जो किताबें हैं उसमें इसका अभी तक कोई जो है विखंडन नहीं हुआ है, ना इस पे कोई सुझाव प्रस्तुत किया गया, तो ना इस पे कोई कानून बना है। न्यायालय अपने मतगणना के अनुसार, अपने मतानुसार न्यायालय कमेटी जो बैठती है, जो बोर्ड बैठता है किसी फैसले को देने के लिए, वो लोग आपस में कुछ चीजें हैं जिनको मान करके जो है वो आगे फैसला सुना देते हैं। कैसे सुनाते हैं? तो पहली शर्त आती है कि तृतीय व्यक्ति द्वारा आंशिक भुगतान। कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा अगर उसका भुगतान जो है वो दिया जाए, तो हमारे आपके बीच में 1,00,000 रुपए का वारंट आ रहा है, हमने कहा 1,00,000 रुपए की जगह 80,000 रुपए मुझसे ले लो। फिर कोई तीसरा व्यक्ति वो कहता है कि अरे ठीक है 20,000 रुपया जब बाकी है वो हम दे देंगे। तो बस यही है, पार्ट पेमेंट्स बाय द थर्ड पार्टी। जो बचा हुआ धन है तृतीय व्यक्ति द्वारा उसका आंशिक भुगतान जो है वो किया जाए। तो तृतीय व्यक्ति द्वारा आंशिक भुगतान किया गया एक वाद में बाकी धन के भुगतान को त्यागने के लिए, वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल मान लिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एक वाद हुआ था, वाद में जो है इस तरीके की बातें जो है वो हुई थी। एक मिनट भाई, जरा सा थोड़ा सा पानी पीने आ गया। हाँ, तो क्या हुआ कि द लॉ रिवीजन कमेटी ने 1937 की एक रिपोर्ट में सुझाव दिया कि इस नियम को समाप्त कर दिया जाए। तो इस सुझाव को मानते हुए कोई भी सुधार अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन न्यायालय जो है इस नियम के परिणामों को सीमित रखने के लिए कुछ अपवाद जो है वो मान लिए हैं। जैसे कि अगर कोई तृतीय पक्षकार आकर के जो है उसमें घुस जाता है, तो होता है, तो वो एक पर्याप्त प्रतिफल मान लिया जाता है। तृतीय व्यक्ति द्वारा आंशिक भुगतान, तृतीय व्यक्ति द्वारा आंशिक भुगतान किया गया है। हिंदी वाली टाइपिंग है भैया, पीपीटी में कहीं हो सकता है एक आध शब्द कोई छूटा हो, तो आप लोग अपने सही कर लीजिएगा। तो एक वाद में बाकी धन के भुगतान को त्यागने के वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल जो है वो मान लिया गया। कैसे? कि एक कर्ज के पिता ने लेनदार को यह लिखा, एक ऋणी के पिता, एक कर्जदार के पिता, जैसे मैंने कर्जा लिया है तो मेरे पिता ने
लेनदार को, लेने वाले को एक पत्र लिखा कि वह अपने लड़के को ऋण चुकाने के लिए संलग्न ड्राफ्ट द्वारा आंशिक भुगतान भेज रहा है। वह एक रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा जो है, जो बकाया राशि है वो उसको भुगतान करने के लिए भेज रहा है, जो कि उसके लड़के की है। ठीक, तो अब ड्राफ्ट द्वारा वो भुगतान भेज रहा है, तो और इसे पूरे भुगतान के स्थान पर स्वीकार कर लिया जाए। वो ये कहता है कि जो मेरे बेटे के ऊपर कर्ज है, मैं उसका जो हिस्सा बचा हुआ है मैं उसको भेज रहा हूं, और श्रीमान आप जो है इसे पूरे भुगतान के स्थान पर स्वीकार कर लीजिए। तो ऋणदाता ने ड्राफ्ट तो भुनवा लिया और ऋणी पर शेष ऋण के लिए वाद भी चला दिया। मैंने ऋण देने वाले व्यक्ति ने उसके द्वारा भेजा गया डीडी या चेक जो भी है वो प्राप्त भी कर लिया, पैसा भुनवा भी लिया। भुनवा लिया मतलब छुड़वा लिया बैंक से, अपने खाते में करवा भी लिया पैसा, और उसके बावजूद भी वो जाकर के कोर्ट में चला गया। आप लोग नहीं समझे, फिर से समझा देता हूं एक बार। मेरे पिताजी ने एक कर्ज लिए, मतलब मैंने एक कर्ज लिया हुआ था, तो जिससे मैंने कर्ज लिया हुआ था उसको मेरे पिताजी ने एक लेटर लिखा, और उस लेटर में लिखा कि देखो ये 2000 रुपया जो बकाया था मैं तुम्हें भेज रहा हूं, और ले करके इसको जो है वारा नारा कर लो, ठीक है बाकी। तो उसने जिससे कर्ज लिए थे उसके यहाँ वो चेक पहुंच भी गया, और चेक उसने जो है बैंक में भजवा लिया, और उसके बाद भी जाकर के वो न्यायालय में जो है मेरे खिलाफ जो है वो केस कर दिया। तो केस हुआ तो फिर न्यायालय ने क्या कहा? तो न्यायालय ने निर्णित हुआ कि आंशिक भुगतान को स्वीकार करने का प्रभाव यह था कि जिस शर्त पर वह दिया गया था वह शर्त बाध्यकारी हो गई थी और उसे तोड़ा नहीं जा सकता। देनदार की बीवी को इस प्रायोजन के लिए तृतीय पक्षकार नहीं माना गया। तो एक ऋणी के पिता ने लेनदार को यह पत्र लिखा कि अपने लड़के का कर्ज चुकाने के लिए एक ड्राफ्ट द्वारा आंशिक भुगतान भेज रहा है, और इसे पूरे भुगतान के स्थान पर स्वीकार कर लिया जाए। तो जो कर्जदाता ने जिसने कर्ज दिया था उसने उसको चेक को बैंक में भजवा भी लिया, और शेष राशि के लिए उन्होंने न्यायालय में वाद चला दिया। तो न्यायालय ने कहा देखिए बहुत यहां सीखने वाली चीज, एकदम प्रैक्टिकल अनुभव है, बहुत जबरदस्त आपको सीखने को मिलेगा। तो यह निर्णित हुआ कि आंशिक भुगतान को स्वीकार करने का यह शर्त हो जाती है कि उसने उसको स्वीकार कर लिया था। तो फिर से यहां पे एक शब्द आकर के जन्म लेता है कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड ऑफरी, प्रस्तावक एंड प्रतिग्रहिता, प्रपोजल एंड प्रतिग्रहोता, वचनकर्ता एंड वचन ग्रहिता, प्रतिज्ञाकर्ता एवं प्रतिज्ञा ग्रहिता। तो तात्पर्य निकलता है कि उसने चेक के द्वारा काट करके भुगतान भेजा, और यह लिख करके शर्त लगा करके भेजा कि इस चेक को मैं इस तथ्य के साथ आपको दे रहा हूं कि आप इसे प्राप्त करके जो बकाया राशि वासी है उसको उसी में से वारा न्यारा निपटा उठा करके खत्म कर लीजिए। और वो महोदय जाकर के चेक को भुगतान करवा लिए बैंक में, और फिर उसके बाद जो है वो न्यायालय में गुहार लगाए। तो न्यायालय कहा अब नहीं कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब प्रस्तावक यानी प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति, यानी कि प्रपोजल करने वाला व्यक्ति जो ऑफर देता है कि मैं कहता हूं कि मैं आपसे कि मैं अपनी गाड़ी आपको 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, और आप कहते हैं कि श्रीमान, उधर से एक पत्र लिख के भेजते हैं कि श्रीमान मैं 5 लाख रुपए में नहीं, मैं 4 लाख रुपए में अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं, और आपका 4 लाख रुपए का चेक मेरे पास आता है और मैं तुरंत खट से बैंक में जाता हूं और पूरा पैसा भजा लेता हूं। फिर आपसे कहता हूं कि सर 4 लाख रुपया जो आप भेजे थे मुझे प्राप्त हो गया, लेकिन 1 लाख रुपया और बकाया बाकी है। तो न्यायालय कहेगा भाग जाओ नहीं तो डंडे से मारेंगे। तो न्यायालय का समय खराब कर रहे हो। अरे जब तुम्हें पता था कि 5 लाख रुपए में गाड़ी बेचती है तो तुमने 4 लाख रुपए का चेक भजाया ही क्यों? उसी समय तुम जो है चिल्ला हल्ला को किए होते। तो अब आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा कि जो चेक बाउंसिंग का केस होता है कि एक बिल पर
भुगतान किए गए रकम का पूर्ण चेक प्राप्त करने की बजाय अगर आप बकाया राशि का चेक प्राप्त कर लेते हैं और फिर आप उसको भजा करके पूरा पैसा निकाल लेते हैं, तो इसीलिए बड़े बड़े चेक बाउंसों का वो जो कंडीशन बनती है वो यही बनती है कि न्यायालय भगा देता है, कहता है कि आधा चेक कौन कहा था तुमसे लेने के लिए। तो ये एक रूल है जिसको 1937 में बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन यह बंद अभी तक हुआ नहीं। और तृतीय पक्षकार के द्वारा अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो न्यायालय ऐसी स्थितियों को जो है वो बाध्य मान लेता है और वो कहता है कि यहां पे संविदा का निर्माण हो चुका है। तो देनदार की बीवी यदि कोई तीसरा पक्षकार बन जाती है तो प्रायोजन के लिए वह तीसरा पक्षकार माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने चेक प्राप्त करके भुगतान कर लिया। तो वादी को प्रतिवादी से 480 पाउंड लेने थे। अब मामला क्या था कि वादी को प्रतिवादी से 480 पाउंड लेने थे। प्रतिवादी जानता था कि वादी बुरी मारी हालत में था। वो जानता था कि जो पार्टी है वो बड़ी बुरी हालत में इस समय चल रही है। तो इसका लाभ उठाने के लिए उन्होंने वादी को 300 पाउंड का भुगतान कर दिया या भुगतान देकर पूर्ण भुगतान की रसीद ले ली। उन्होंने 300 पाउंड देकर के पूरे भुगतान की रूप ले ली। तो भुगतान प्रतिवादी की किसने किया था? बीवी ने किया था। तो वादी को 180 पाउंड प्राप्त करने का हक दिया गया। भिन्न था पहले वाला केस और ये थोड़ा सा भिन्न। अभी आप जैसे परंतु, न्यायालय हमेशा परंतु लगा देता है। कभी कभी आप केसवा देखेंगे ना तो एक जो केस देखेंगे उसमें कुछ और, तुरंत पलट के दूसरा देखेंगे कुछ और, एकदम दिमाग में खराब हो जाएगा, अरे यहां तो अभी ऐसे कहा, यहां ऐसे कह रहा है। तो हमेशा कभी भी न्यायालय का एक सूत्र होता है कि न्यायालय को यह अधिकार होता है कि अपने स्वविवेक के आधार पर परिस्थितियों का आकलन करते हुए और वो अपना जजमेंट जो है वो देता है। ये A114 है, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो इस समय फोन कर रहे हैं इनको, मतलब हद है यार। तो फिर उसने एक विपरीत तुरंत दे दिया कि वादी ने प्रतिवादी को 480 पाउंड देने, एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को 480 रुपए देने थे और वो जानता था कि इनकी इनकी बड़ी हालत खराब चल रही है और बहुत बुरी स्थिति में है। एक काम करो, इनसे 300 रुपया दे करके लिखवा लो कि हम तुम्हें पूरा रुपया दे दिए और भुगतान की रसीद ले लो। तो भुगतान की रसीद जो प्राप्त किया वो किसने किया? प्रतिवादी की बीवी ने किया, यानी तीसरे पक्षकार ने किया। तो वादी 180 रुपए का अधिकार प्राप्त करने के लिए वाद जो है उसको किया गया, हक दिया गया। तो अगर ऐसा कोई केस हो जाए, अरे भाई देखिए, कहने का मतलब है कि सपोज दैट मान लीजिए आप एक मैरिज व्यक्ति हैं और आपसे किसी ने 500 रुपया ले लिया। आपकी हालत थोड़ा सा गरीबी है, बहुत ज्यादा, आप एकदम एक एक रुपए के लिए मोहताज हैं और उसमें अगर कंडीशन ये आ जाए कि वो आदमी जो है आपको 300 रुपया दे के कहे कि चला आप 300 रुपया ले ला यार, इसी में सब चलिए वारा नारा कर लीजिए, अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाए तो जो स्वीकार किया जाए धन वो आपकी पत्नी के द्वारा स्वीकार किया जाए, आपके द्वारा नहीं। तो न्यायालय कहता नहीं, ये सरासर अन्याय है और ऐसी स्थिति में जो वादी होगा यानी जो प्लांटिफ होगा, प्रताड़ित व्यक्ति होगा, उसको पैसा बकाया राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये आपने एक चैप्टर देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था पिनल केस का है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। तो आपने देखा कि तृतीय व्यक्ति अगर कुछ उसमें घुस जाता है, उसका भुगतान करता है, तो दो प्रकार की आपने कंडीशन देखी। एक कंडीशन में आपने ये देखा कि बाध्यकारी निर्माण हो जाता है अगर वो चेक को भुनवा लेता है। दूसरे में आपने देखा कि तीसरा व्यक्ति यानी उसकी बीवी आकर के अगर रिसिप्ट ले लेती है तो उसको हक जो है वो मिल जाता है। अब कंडीशन हम देखते हैं कि यदि ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि समझौता कराने की कंडीशन आ जाए, आंशिक भुगतान कब पर्याप्त होगा? तो ऐसी स्थिति में कोई समझौता कराने की बात आ जाए, कंपनसेशन की बात आ जाए विद क्रेडिटर यानी लायबिलिटी वाले के साथ अगर कुछ आ जाए तो क्या कंडीशन होगी? क्रेडिटर मतलब वो होता है जिससे हम ऋण वाला है। तो कम धन का भुगतान अधिक धन के स्थान पर उस दशा में भी पर्याप्त होगा जिसमें ऋणी ने अपने सभी लेनदारों के साथ समझौते के अंतर्गत ऐसा भुगतान किया है। परंतु आ गया फिर, वो कहता है कि कम धन का भुगतान, कम पैसे का भुगतान अधिक धन के स्थान पर
10,000 रुपए के स्थान पर केवल 8,000 रुपए का भुगतान उस दशा में पर्याप्त होगा जिसमें कि ऋणी ने अपने सभी लेनदारों के साथ समझौते के अंतर्गत ऐसा भुगतान किया है। पेमेंट ऑफ LSS सम is a good satisfaction for the larger sum where this is done in the persons of the agreement of the compromise entered into by the debtor या debtor या debitor with more than one creditor। तो क्रेडिटर का जो भुगतान देना है, अगर डेबिटर उससे कम देता है, उससे कम पर्याप्त करता है, तो ऐसी दशा में ऋणी ने अपने सभी लेनदारों के समझौते के अंतर्गत ऐसा भुगतान जो है वो किया कि कम धन का भुगतान अधिक धन के स्थान पर 8,000 रुपए का भुगतान 10,000 रुपए के स्थान पर उस दशा में पर्याप्त होगा जिसमें कि कर्जदार ने अपने सभी लेनदारों के साथ समझौते के अंतर्गत ऐसा भुगतान किया। हाँ, अगर कंपनसेशन हुआ है क्रेडिटर साथ लिखित दस्तावेजों पे पंजीकृत तरीके से हुआ है तो एक बार के लिए ये अपवाद ऐसा हुआ है कि वहां तो कोर्ट में नियम ये है कि 10,000 रुपए की अगर यहां सब कुछ समझने का मतलब यही है कि यार किसी का अगर हम 10,000 रुपया लिए हैं तो मुझे 10,000 रुपया ऐसा देना है उसको, ये न्यायालय की परिभाषा है। और आज तक किसी किताब में नहीं लिखा गया है कि 10,000 की जगह 8,000 रुपए में कर लो, समझौता कर लो, कंपनसेशन कर लो तो मामला ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन न्यायालय कुछ अपवाद लेकर के चल रहा है, जो आज भी अपवाद चल रहे हैं। उस अपवादों में से एक अपवाद था कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति आंशिक भुगतान पार्ट पेमेंट बाय द थर्ड पार्टी करता है। दूसरा आया कि यदि कोई समझौता हो जाता है तब तो उसको भी न्यायालय मान लेता है। तीसरा, पेमेंट बिफोर टाइम, समय के पूर्व भुगतान, पैसा लेना है 1 साल बाद, मिल जाता है 6 महीने के अंदर, तो क्या होगा? तो उसमें भी न्यायालय में अपवाद है ये कि देय होने से पहले भुगतान करना, चाहे वह धन कम हो, वह पर्याप्त माना जाएगा। देय होने से पहले, देनदारी होने से पहले 10,000 रुपया 12 तारीख को देना है और उससे पहले हम 10 तारीख के पहले जा करके 10,000 रुपए की जगह 8,000 रुपया आपको दे करके मामला कहते हैं अरे चला यार रफा दफा करा इसको, तो भी जो है ऐसा अपवाद देखा गया। कैसे? अक्सर बैंकों में आपने देखा होगा कि हो जाता है, पेमेंट बिफोर टाइम हो जाता है। आप जाते हैं, कहते हैं कि लोन हमारा इतना है, सर मैनेजर साहब कुछ हम रुपया आज ही दे रहे हैं यार, खत्म करो इसको। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, लाख रुपए की जगह चलो 80,000 रुपया आप दे दो, 80,000 रुपए में जो वारा न्यारा कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन किसमें आती है? पेमेंट बिफोर टाइम में आती है। तो इसी प्रकार अन्य ढंग से अन्य स्थान पर भुगतान करना या धन के स्थान पर किसी वस्तु को देना भी पर्याप्त माना जाता है। तो अगर कोई ऐसा धन है, कोई ऐसा कर्ज है जो आपको 1 साल में भुगतान करना है, लेकिन 6 महीना गुजर गए, आप सोचे कि चलो इसका कुछ कम दे करके इसको समझा बुझा करके काम चला लें, तो 10,000 रुपए देना था, आप 8,000 रुपया दे करके उसके साथ काम मुका लिए और आपकी बातों को मान गया। उसके स्थान पर कुछ आपने कुछ और दे दिया, घड़ी घोड़ा अंगूठा टेबल कुर्सी मेज बेड बिस्तरा कुछ और उसको जो है दे दिए। तो उसके स्थान पर वो जो गैप है 2,000 रुपए का, उस 2,000 रुपए के स्थान पर कोई ऐसी वस्तु जिसका मूल्य कुछ भी ना हो या कुछ भी हो, उसे भी पर्याप्त जो है वो प्रतिफल माना जाएगा। कि पेमेंट ऑफ ए लेसर सम बिफोर टाइम, यदि पेमेंट जो है लेसर सम बिफोर टाइम होता है या इन ए डिफरेंट मोड और एट द डिफरेंट प्लेस देन अपॉइंटेड टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, the gift of horse, hawk or robo etc आज satisfaction is the good, ये सभी satisfaction जो है वो गुड माने जाएंगे, अच्छे माने जाएंगे और इसमें जो है पर्याप्त प्रतिफल हो जाएगा। तो फिर आता है कि वचनात्मक विबंध। वचनात्मक विबंध यानी कि प्रोमिसरी स्टोपर। तो क्या है ये? तो एक नाम है बोवन एलजे। तो बोवन एलजे जो थे, लिखा नहीं है पीपीटी में, मैं से तो आंशिक भुगतान कब पर्याप्त? तो वचनात्मक विबंध प्रोमिसरी एस्टोपल में यदि ऐसा व्यक्ति जो कुछ
संविदात्मक अधिकार रखता हो, संविदा के अंतर्गत आने वाले अधिकारों में वह शामिल होता हो, रखता हो, तो उन व्यक्तियों को जिनके प्रति उनके अधिकार हैं, उन व्यक्तियों को जिनके प्रति उनके अधिकार हैं, अपने आचरण द्वारा उत्प्रेरित करते हैं कि ऐसे अधिकार या तो लागू नहीं किए जाएंगे या कुछ समय के लिए स्थगित रखे जाएंगे। तो उन्हें ऐसे समय के अंदर अधिकार लागू नहीं करने दिए जाएंगे। वचनात्मक विवरण क्या है, ऐसे समझना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। चलिए हम इसको एक केस के से समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह केस अमेरिका में जो है वो प्रसिद्ध है। यह अमेरिका में यह है सिद्धांत, यह प्रिंसिपल जो है वो प्रसिद्ध है। और ऐसा प्रतीत होता है कि इंग्लैंड में जो हंस वर्सेज मेट्रोपोलियन रेलवे कंपनी ने पहली बार इसको जो है वो लागू किया था। किसने लागू किया था? हंस वर्सेज मेट्रोपोलियन। अगर आप लोग मुझे केवल 4-5 सेकंड का बस समय देते, बस केवल 4-5 सेकंड का, मैं बस तुरंत गया तुरंत आया। तो ऐसे व्यक्ति जो कुछ संविदात्मक अधिकार रखते हैं, उन व्यक्तियों को जिनके प्रति उनके अधिकार हैं अपने आचरण द्वारा प्रेरित करते हैं। तो इसको हम देखते हैं एक वाद के मुताबिक। हाँ, और इस जो केस हम बताने जा रहे हैं, यह केस अमेरिका में बहुत ज्यादा सुप्रसिद्ध है। यह इसी शर्त के आधार पर वहां कुछ फैसले भी हुए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इंग्लैंड में हगिज वर्सेस मेट्रोपोलियन रेलवे कंपनी को पहली बार लागू किया था। कैसे हुआ था कि एक भूस्वामी ने, एक जो है भूस्वामी यानी कि एक मकान, एक जमीन के मालिक ने, भू मतलब जमीन और मालिक मतलब मालिक हो गया, स्वामी मतलब मालिक हो गया। तो एक भूस्वामी ने किराएदार को सूचित किया कि 6 महीने के अंदर उसे भवन की मरम्मत कर देनी चाहिए, वरना उसका पट्टा जब्त हो जाएगा। एक एक हेलो जमीन के मालिक थे। जब सर। हाँ बताइए कौन है भाई, करते हैं यार। तो वचनात्मक विबंध क्या है, इसको हम एक ऐसे तो हम समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, तो एक केस के मुताबिक हम समझते हैं, जो कि इस सिद्ध जो जो इसका इस केस का जो सिद्धांत है, यह अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस है। और इंग्लैंड में हगिज वर्सेस मेट्रोपोलियन रेलवे कंपनी के ने पहली बार इसको जो है वो लागू किया था अपने यहाँ। क्या था कि एक भूस्वामी यानी कि एक जमीन के मालिक ने कहा कि 6 महीने के अंदर उसे भवन की मरम्मत कर देनी चाहिए। एक भूस्वामी ने, एक भवन के स्वामी ने, प्रॉपर्टी के लैंड ऑनर ने, प्रॉपर्टी के स्वामी ने कहा कि ये जो मकान है ना, इसकी 6 महीने की भवन की मरम्मत जो है वो कर देनी चाहिए, वरना उसका पट्टा जब्त हो जाएगा। पट्टा जब्त आप लोग जानते होंगे, इफ यू बिलोंग फ्रॉम द बेसिकली विलेज एरिया, सो दैट यू नो पट्टा क्या होता है। न कहने का पट्टा करवा लिए तो पट्टा जब्त हो जाएगा। इसके 1 महीने बाद भूस्वामी ने उस जमीन को किराएदार को बेचने की बातचीत शुरू कर दी। पहले उस घर के लिए उसने कहा कि भाई इसका जो है मरम्मत करा दो, नहीं तो हम पट्टा करा देंगे इसका। फिर 1 महीना बीता नहीं कि वो उसको बेचने की बातचीत करने लगा, किसी और किसी और व्यक्ति से बेचने की बातचीत शुरू कर दी। और बातचीत के दौरान ही किराएदार ने कोई मरम्मत भी नहीं की। बातचीत का दौरान चल ही रहा था कि जो उस मकान में किराएदार रहता था उसने मरम्मत नहीं की, मरम्मत नहीं कराई। तो बातचीत क्या हो गई, विफल हो गई। उसने कहा कि मरम्मत करा दो,
नहीं तो हम पट्टा करा देंगे। इतना कह के वो चला गया बाजार में, दूसरी जगह जाकर के किराएदार खोजने लगा। तो जो पहला किराएदार था उसने उसको साफ सफाई उसकी जो है मतलब नहीं कराई, मरम्मत नहीं कराई। तो बातचीत क्या हो गई, विफल हो गई। उसके कुछ ही दिनों बाद, 6 महीने बाद, समय समाप्त हो गया जब, तो भूस्वामी ने पट्टे को रद्द करने का जो है वो प्रयत्न किया कि जो पट्टा है इसको रद्द कराया जाए। तो न्यायालय ने इसको निर्णित हुआ कि 6 महीने की गणना, जो वो 6 महीने का समय लगा था पट्टा कराने वाला, 6 महीने की गणना वार्तालाप की विफल तिथि से की जाएगी। अभी आप लोग नहीं समझे, फिर से बताता हूं। एक व्यक्ति था, वो एक जमीन का मालिक था, लेकिन उस जमीन पर घर था, उस घर में एक किराएदार रहता था। तो उसने कहा कि ऐसा है कि ये जो घर में तुम रहते हो ना, इसका थोड़ा सा मरम्मत करा दो, नहीं तो हम इसको जो है अब हम पट्टा कराने जा रहे हैं। पट्टा कराने मतलब हम किसी और को देने जा रहे हैं, किसी और के नाम कराने जा रहे हैं। और यही कह करके वो बाहर निकला और जा करके जमीन को बेचने की बात करने लगा। जब उसने देखा किराएदार ने कि बाहर जाकर के दूसरे को जमीन बेचने की बात कर रहे हैं, तो उसने उसकी मरम्मत नहीं करवाई। किसकी? घर की। मामला बिगड़ गया, दोनों में विफल हो गई बातचीत। और कुछ ही दिनों बाद 6 महीना जो समय था वो जो है वो समाप्त हो गया। नेहा, आपका हैंड रेस है, कुछ कहना है? That's all. कोई बात नहीं। तो 6 महीना जो है वो समाप्त हो गया। अब जब 6 महीना समाप्त हो गया तो भूस्वामी ने पट्टे को रद्द करने का प्रयास किया। जो पट्टा होना था, पट्टे को रद्द करने का प्रयास किया। तो न्यायालय ने कहा कि हाँ, रद्द तो होगा पट्टा, रद्द तो होगा पट्टा, लेकिन इसकी जो गणना है वो तब से ली जाएगी जब ये बात आपने शुरू की थी, यानी 6 महीने की गणना वार्तालाप में विफल की तिथि से की जाएगी। जब 6 महीने पहले आपने कहा था कि मैं पट्टा कराऊंगा, तब से जो है इस बात को माना जाएगा, तब से 6 महीना गिना जाएगा, क्योंकि आपने 6 महीने की बात जो है वो कही थी। वार्तालाप आरंभ करना एक ऐसा आचरण था जिसमें उसके अंतर्निहित वचन था कि मरम्मत करने का नोटिस स्थगित रहेगा, और पट्टेदार ने इसी विश्वास पर मरम्मत का कार्य जो है वो आरंभ किया। कहने का तात्पर्य हो गया कि जब वो वार्तालाप हो रही थी दोनों के बीच में, उस वार्तालाप के दौरान ही एक ऐसा आचरण था, एक ऐसी वार्तालाप वो थी कि जिसके अंतर्गत जो वचन था, जो वचन का जो निर्माण हो रहा था, वचन जो था, वो वचन मरम्मत करने का नोटिस स्थगित रहेगा। इस जगह जो मरम्मत करने का जो नोटिस है, वो जो आपने जानकारी दी है कि मरम्मत करवाना है, नहीं तो मैं पट्टा करा दूंगा, वो उसी बात को लेकर के वो स्थगित रहेगा। और पट्टेदार ने इसी विश्वास पर मरम्मत का कार्य आरंभ नहीं किया। तो ऐसे सिद्धांत, जब कहीं ऐसी बात आ जाए कि जुबानी जंग की बात आती है कि हम कहते हैं अरे यार तुम उसको पट्टा नहीं कराए तो हम किसी और को दे देंगे, अब उसका मरम्मत नहीं कराए हम किसी और को दे देंगे, हम ये कह के जाते हैं, तुरंत जाके दूसरे से कहते लगते हैं कि हम बेचने वाले हैं इस मकान को, अब तो जो रहेगा वो क्यों मरम्मत कराएगा, उसको क्यों अपना एक्सपेंस खर्चा करेगा, क्यों खर्चा करेगा जब मकान बिकने ही वाला है। तो यही बात यहां हुई थी। तो इस सिद्धांत के विकास का एक अन्य स्तंभ भी है। अभी एक दूसरा और केस आप समझेंगे तो इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। एक और सीढ़ी है, एक और पिलर है, सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी ट्रस्ट लिमिटेड, सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस या हाई ट्रीस हाउस लिमिटेड। सेंट्रल लॉ प्रॉपर्टी ट्रस्ट बनाम हाई ट्रीस्ट हाउस लिमिटेड, जिसके बारे में कई लेख लिखे गए हैं और जिसमें न्यायमूर्ति डेनिंग ने जोरदार शब्दों में कहा है। डेनिंग कौन थे? जज का नाम था। तो डेनिंग ने जोरदार शब्दों में कहा कि बाध्य होने के लिए कार्यकारी होने के आशय पर दिया गया वचन और वास्तव में जिसके आधार पर कोई कार्य किया जा चुका है वो बाध्यकारी होगा। न्यायमूर्ति डेनिंग ने कहा कि बाध्य होने के लिए, बाध्य यानी मतलब लीगली इन्फोर्सेबल होने के लिए, एक विधिमान्य संविदा होने के लिए
कार्यकारी होने के आशय पर दिया गया वचन और वास्तव में इस जिसके आधार पर कोई कार्य किया जा चुका है वो बाध्यकारी जो है वो होगा। वादी ने प्रतिवादी को कई खंडों वाला एक मकान 2,500 रुपए प्रति पाउंड प्रतिवर्ष किराए पर 10 साल के लिए दिया। एक वादी था, वादी यानी प्लेंटिफ। वादी और प्रतिवादी कौन होता है जानते हैं? वादी वो होता है जो केस यानी सूट फाइल करता है, केस दायर करता है, वो वादी होता है। जिसके खिलाफ दायर करता है वो प्रतिवादी होता है। इसीलिए कहते हैं वादी बनाम प्रतिवादी। कभी आपने ये नहीं सुना होगा प्रतिवादी बनाम वादी, एक ही आपने शब्द सुना होगा, वादी बनाम प्रतिवादी। प्लेंटिफ बनाम डिफेंडेंट। तो वादी कौन होता है? वो प्रताड़ित व्यक्ति होता है जो जाकर के वाद न्यायालय में जो है वो दाखिल करता है। वो कौन होता है? वो वादी होता है। जो अरे भाई जो पीड़ित रहेगा, जो परेशान रहेगा, जो अपने आप के अपने ऊपर जुल्म समझेगा, वही तो जाएगा न्यायालय में गुहार लगाने। तो एक वादी ने प्रतिवादी को कई खंडों वाला एक भवन 2,000 रुपए में प्रतिवर्ष किराए पर 10 साल के लिए दिया। उसने एक मकान था जो कई खंड का था, छोटा 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 कई कमरों का था, कई खंड का था। तो उसने एक व्यक्ति को ये मकान दे दिया। उससे कहा भाई ऐसा देखो, एक काम करो कि तुम मुझे 10,500 रुपया जो है पूरे साल का देते रहना। पाउंड है, चलो हम लोग हिंदी भाषी देश से हैं, भारत से हैं, तो 10,500 रुपया मान लेते हैं। तो 10,500 रुपए में जो है वो दीजिएगा। अब कंडीशन ऐसी आई, आज की बात नहीं है, पुरानी कंडीशन, पुरानी कंडीशन ऐसी आई कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण लोग ये चूंकि देखिए आप लोग पुराने नहीं है ना, पहले से नहीं पढ़े हैं, नहीं तो आप लोग खट से समझ गए होते। एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट जो है इसको डिपेंड ऑन द इंग्लिश लॉ कहते हैं। ऐसा इसलिए कि जब ये ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा उनकी विधायिका, लेजिस्लेटिव ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ, लेजिस्लेटिव ऑफ यानी उनकी विधायिका जो अंग्रेजों की विधायिका थी, उस समय ये कानून लाया गया था। तो ज्यादातर केस जो आपको मिलते हैं इसीलिए इंग्लैंड के आधार पर मिलते हैं, क्योंकि ये वहीं के लोगों द्वारा लाया गया कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत ज्यादा अभी तक संशोधन इसमें सरकार नहीं कर पाई है, जबकि करने की बहुत जरूरत है। हम लोग इस पे पीएचडी कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, तो हम लोग इस पे जब रिसर्च करते हैं तो हमें ये लगता है कि यार थोड़ा बहुत इसमें संशोधन करना चाहिए। जब कई लोग मिल करके मतलब करते हैं, अकेले करना तो संभव नहीं है। तो जब उसने कहा कि भाई ये देखो ऐसा है कि ये मकान ले लो और तुम जो है मुझे 10,000 रुपया, 10,500 रुपया प्रतिवर्ष मुझे जो है देते रहना। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण लोग लंदन से भाग गए और मकानों के किराए गिर गए। जो 10,000 पे बात हुई थी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो 10,000 पे बात हुई थी, ये भाई 10,000 रुपया महंगा था जब वहां लोग रहे थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो गया, वहां के लोग भाग गए जो भाड़े पर रहते थे, इसलिए वादी ने किराए को अधिक आधा कर दिया। वादी जो था वो कहा 10,000 की जगह चलो ठीक है तुम 5,000 रुपए देना, क्योंकि अब लोग जब यहाँ नहीं रहेंगे तो इसका मूल्य घट जाएगा, बहुत सारे घर खाली हो जाएंगे, तो चलो रेट गिर गया तो 5,000 रुपया देना। फिर क्या होता है कि 1945 में जब युद्ध समाप्त हो गया और मकान फिर भर गए, तब भी प्रतिवादी आधा ही किराया देते रहे। कंडीशन ये हुई कि जब पहली बार 10,000 में बात हुई, तो 10,000 में जब बात हुई तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, लोग लंदन से भागने लगे, मार्केट गिर गया, फिर भाड़ा 5,000 पे आ गया। लेकिन फिर 1945 में जब लड़ाई खत्म हो गई, द्वितीय विश्व खत्म हो गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हो गई, तो क्या हुआ, लोग फिर से आकर के लंदन में बसने लगे, फिर से रेट बढ़ गया। लेकिन वह व्यक्ति उतना ही किराया देता रह गया जो पहले 10,000 की जगह 5,000 कर दिया गया था, यानी 5,000 रुपया वो जो है वो देता रहा। तो वादी ने प्रतिवादी को नोटिस दिया कि वह मध्य 1945 से पूरा किराया लेगा। जिसका मकान था यानी वादी, उसने उनको एक लेटर के माध्यम से सूचित किया, देखो भाई ऐसा है कि 1945 में जो है सामान्य स्थिति हो गई, द्वितीय विश्व खत्म हो गया, तो हम 1945 से हम पुराने हिसाब के से रेट से हम पैसा जोड़ेंगे। यानी किस रेट से हम जोड़ेंगे, जो पहले आप 10,000 पे बात किए थे उस रेट से जोड़ेंगे।
तो प्रतिवादी द्वारा इनकार करने पर 1945 के मध्य से पूरा किराया वसूलने के लिए जिस काल में आधा किराया दिया गया था उसका शेष किराया वसूलने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया। वादी ने क्या किया, वो गया केस प्रस्तुत किया। उसने कहा श्रीमान हमसे जो है जबरदस्ती ये जो है वो पैसा ले रहे हैं। 10,000 का रहा था पहले, 5,000 में बात हो गई तो 5,000 चल रहा है। तो इस वाद में एक प्रश्न उठता है, अगर आप लोग ध्यान दें तो एक बार ये प्रश्न उठता है कि किराया कम करने के लिए प्रतिफल क्या था, किराया कम करने के लिए कंसिडरेशन क्या था। मुझे बताएं, राम मनोहर लाल यूनिवर्सिटी लोहिया के स्टूडेंट ये बात, तो इसमें प्रतिफल प्रतिफल क्या था। यह प्रश्न उठता है कि किराया कम करने के लिए प्रतिफल क्या था, जब किराया कम किया गया उस समय जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें प्रतिफल क्या था। तो स्पष्ट रूप से तो कुछ भी प्रतिफल नहीं था। आप लोग बिल्कुल साइलेंट हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रतिफल पता ही नहीं चल रहा है क्या प्रतिफल था, कंसिडरेशन क्या था पता ही नहीं चल रहा है। तो प्रतिफल तो कुछ भी नहीं था, इसलिए यह निर्णय हो गया कि नोटिस की तिथि से वादी पूरा किराया वसूलने के अधिकारी थे। ध्यान दिए होंगे आप लोग, तो बड़ी बारीकी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी आज कोर्ट की, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ की। इतना चिल्ला करके कॉलेज का प्रोफेसर नहीं चिल्लाएगा इतना महीन महीन बातों को जितना मैं बता रहा हूं, कि वादी पूरा किराया वसूल करने के लिए अधिकारी थे। क्यों? क्योंकि यह निर्णित हो गया कि नोटिस की तिथि वादी पूरा किराया वसूलने के लिए अधिकारी थे। हाँ, लेकिन एक शर्त आती है, परंतु उन न्यायालय कोर्ट ही क्या जो परंतु शब्द ना लगा दे, परंतु जिस काल में वह आधा किराया स्वीकार करते रहते, जिस काल में वो आधा किराया स्वीकार करते रहे हैं उस काल के लिए अब पूरा किराया नहीं मांग सकते। न्यायालय ने कहा देखो भाई ऐसा है, ध्यान से समझिए, देखो भाई ऐसा है कि जब तुम्हारी बाजार भरी भरी थी तब तो तुमने 10,000 रुपया भाड़ा कर दिया। अब तुम्हारा जब बाजार डाउन हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध आ गया, तो तुम्हारा खर्चा घट गया तो तुमने 5,000 में कर दिया। अब तुम्हारा बाजार फिर से भर गया है तो तुम भाड़ा तो बढ़ा सकते हो, ये बात सही है, तुम भाड़ा बढ़ा सकते हो, लेकिन तुम आज कह रहे हो तो आज से भाड़ा बढ़ा सकते हो। ये नहीं कि 3 महीना पहले या 6 महीना पहले या 6 साल पहले कि हम 1945 से भाड़ा बढ़ाएंगे, क्योंकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था और भीड़ जमा होने लगी थी। न्यायालय ने इसको नकार दिया, उसने कहा नहीं, उसी समय तुम भाड़ा बढ़ाओगे जिस समय तुम ये बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उस समय आपके और उसके बीच में कोई संविदा का निर्माण हुआ ही नहीं। हाँ हुआ था, 10,000 रुपए में उसमें दिया था, लेकिन लंदन जब इकोनॉमी उसकी खराब हो गई तो संविदा अपने आप से भंग हो गई और फिर से रेट जो है वो घट गया। तो उसका और आपका जो फिर से दोबारा का संविदा हुआ, वो एक तरीके से संविदा हुआ ही नहीं, 5,000 में चलता चला आया। अब तुम्हें अगर करना है तो आज तुम जो हो एक नया अनुबंध कर सकते हो। तो उन्होंने जानबूझकर आधा किराया छोड़ने का अनुबंध किया था और प्रतिवादी इस अनुबंध के विश्वास पर कार्य करते रहे, इसलिए वादी को यह नहीं कहने दिया जाएगा कि उसके वचन के लिए कोई प्रतिफल नहीं। मामला ऐसा हुआ कि उस काल के लिए अब पूरा किराया नहीं मांग सकता, उन्होंने जानबूझकर आधा किराया छोड़ने का अनुबंध किया और प्रतिवादी इस अनुबंध यानी संविदा, प्रतिवादी इस संविदा से विश्वास पर कार्य करते रहे थे, इसलिए वादी को यह नहीं कहने के लिए किया जाएगा कि उसने वचन के लिए कोई प्रतिफल नहीं था। बिल्कुल वचन के लिए जो है वो प्रतिफल था। फिर से एक बार इसको देखते हैं, मुझे पता है आप लोगों को नहीं समझ में आया कि इस वाद में किराया कम करने के लिए प्रतिफल क्या था, आप लोग नहीं समझ पाए। तो स्पष्ट रूप से यह प्रतीत होता है कि प्रतिफल तो था ही नहीं, इसलिए यह निर्णित हो गया कि नोटिस की तिथि, जो नोटिस उसने दिया था, नोटिस की तिथि वादी पूरा किराया वसूलने के अधिकारी थे, पूरा किराया वसूलने के अधिकारी थे। परंतु जिस काल में वह आधा किराया स्वीकार किया गया, यानी वह काल जबकि द्वितीय विश्व युद्ध लागू हो गया और जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध चला, और जिस दिन ये बात तुम कह रहे हो उस काल तक, काल मतलब समय, काल तक
अब पूरा किराया नहीं मांग सकते। उसने कहा अब पूरा किराया नहीं मांग सकते हो, अब तुम आज एक नया अनुबंध लागू करके तुम पूरा पैसा मांग सकते हो, लेकिन तुम पुराने पैसे को नहीं मांग सकते हो। या तो तुम्हें उसी दिन आना चाहिए था ये बात लेकर के कि अब लंदन में भीड़ बढ़ गई है, मुझे पूरा पूरा किराना आज से चाहिए। और 6 महीने बाद तुम आकर के कह रहे हो कि 6 महीना पहले से मुझे किराया चाहिए क्योंकि उस समय मार्केट बढ़ गया था, तो ये गलत बात, ऐसा नहीं होगा। तो न्यायालय ने कहा कि भाई यहाँ विधिमान ने जो है वो प्रतिफल था, और जब प्रतिफल होता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बंधनकारी यानी कि लीगल इन्फोर्सेबल हो जाता है, इन संविदा का निर्माण हो जाता है। एक वाद में कॉम्बे वर्सेस कॉम्बे, डेनिंग एलजे ने वचनात्मक विबंध के क्षेत्र को सीमित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि देखो ये जो प्रोमिसरी इस्टोपल है, इसको थोड़ा सा सीमित कर दिया जाए, इसका थोड़ा दायरा जो है वो सीमित कर दिया। उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत से कोई वाद लाने का नया अधिकार नहीं उत्पन्न होता, इससे केवल एक व्यक्ति को अपने विधिक अधिकार मांगने से वर्जित किया जाता है यदि उसने दूसरे पक्षकार के साथ ऐसे संबंध बनाए हैं कि अपने विधिक अधिकारों की अब मांगता अन्यायपूर्ण होगा। तो इस वाद में एक स्त्री को अपने पति के विरुद्ध तलाक के दावे में डिक्री डिक्री निसी प्राप्त हो गई। एक पति और पत्नी थे, ध्यान से सुनिए, एक पति थे, पति पति और पत्नी, दो लोग थे। तो एक पति और पत्नी के विरुद्ध तलाक का दावा हो गया, चाहे महिला ने कर दी चाहे पुरुष ने कर दी कि तलाक, अब हम लोग एक साथ नहीं करें, तलाक तलाक तलाक। तो तलाक का जो है वो दावा हो गया, और उसे पति की ओर से एक पत्र मिला। दावा हो गया, स्त्री को अपने पति के विरुद्ध तलाक के दावे में डिक्री निकासी, एक डिक्री आदेश कुछ मिला, किसका, कोर्ट का। तो उसे पति की ओर से एक पत्र मिला, जो पत्नी के पत्र का उत्तर, एक पत्नी ने एक पत्र लिखा था, उस पत्नी के पत्र के उत्तर में पति ने भी एक पति पत्र लिखा कि वह उसे प्रतिवर्ष 100 पाउंड देता है। मामला यह हुआ कि दो पति पत्नी में ए और बी में झगड़ा हो गया, मामला न्यायालय पहुंचा। तो न्यायालय में एक नियम है, अगर आप लोग जानते होंगे, मेरे ख्याल से जो नए हैं वो आज जान जाएंगे। न्यायालय में एक नियम है, यानी संविधान में एक नियम है कि पत्नी का भरण पोषण करने की जो जिम्मेदारी होती है वो एक पुरुष की होती है। एक पुरुष ये नहीं कह सकता है कि मेरी कमाई नहीं, मैं अपने पति को खिला नहीं पा रही हूं, नहीं, वो भीख मांग के खिलाए, लेकिन उसे अपने पत्नी को खिलाना पड़ेगा, ऐसा संविधान में लिखा गया है। हाँ, वो बड़ी महान लेडीज हैं आजकल, आप लोग बड़ी महान लड़कियां होंगी जो किसी दिन किसी के जो है संबंध में आप बनेंगी, कि आप भी उस घर में 2 पैसा लेकर के आएंगे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, ये संविधान का नियम है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पति की पूरी जिम्मेदारी होती है आपका भरण पोषण करना। अब आप ये कहोगे ना है ना रोज हमको लकमे का ही लिपस्टिक चाहिए, तो बात अलग है, लेकिन नहीं, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना न्यायालय की परिभाषा है कि वह एक पुरुष की जिम्मेदारी होती है, और ऐसा नहीं करेगा तो उसे उसके लिए दंड का भी प्रावधान है। आप ऐसे समझिए, उसको दंड भी दिया जाएगा। तो एक पत्नी ने एक पति को पत्र लिखा, तो पति ने उस पत्र के जवाब में कहा कि मैं तुझे प्रतिवर्ष 100 रुपया जो है वो दूंगा, या 100 पाउंड जो है वो देता रहूंगा। अब इस वचन को पाने के बाद उसने अपने विधिक अधिकारों पर जोर नहीं दिया। कोर्ट ऑफ अपील ने निर्णय दिया कि पति के वचन के लिए कोई प्रतिफल नहीं। कोर्ट ने कहा कि देख, वो जो तुझे कहा था ना कि मैं तुम्हें इतना रुपया दूंगा महीना, इसमें कोई प्रतिफल नहीं था, प्रतिफल जो है वो नहीं था, और ना ही उसके विरुद्ध कोई वचनात्मक विबंध था, ना ही उसके क्या नाम है विरुद्ध जो है कोई प्रोमिसरी इस्टोपल था, कोई इस्टोपल था ही नहीं, कोई वचनात्मक विबंध था ही नहीं। तो पति ने उससे नहीं कहा था कि वह अपने अधिकारों को छोड़, उसने कहा कि पति ने उससे नहीं कहा था पत्नी से कि वह अपने अधिकारों को छोड़ दे, और ना ही पत्नी को अधिकार छोड़ने का कोई वचन दिया था। उसने अपने
अपने आप ही 100 पाउंड देने का वचन लेते हुए अपने अधिकार को छोड़ दिए। वह कार्य किसी वचन के बदले में नहीं किया गया। न्यायालय ने कहा देखो ऐसा है कि तुम्हारे बीवी पति पत्नी में बात बनी नहीं, तो हम तो बाकी ही रह गए। तुमने एक पत्र भेज करके अपने पति से गुहार लगा दी और पति भी तैयार हो गया तुम्हें कुछ पैसे हर वर्ष देने के लिए। तो उसने कहा कि पति से उसने यह नहीं कहा था कि वह अपने अधिकारों को छोड़ दे। उसने पैसे की मांग की, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि तुम पति हो तो चलो तुम अपने अधिकारों को छोड़ दो, यानी पति पत्नी के रिश्ते से खारिज कर दो, छोड़ दो। तो कोर्ट ऑफ अपील ने निर्णय दिया कि पति के वचन के लिए कोई प्रतिफल नहीं था और ना ही उसके विरुद्ध कोई वचनात्मक विबंध था। तो पति ने उससे नहीं कहा था कि वह अपने अधिकारों को छोड़ दे। मामला गरमाया, लेकिन पति जो है, या सॉरी क्या नाम है, पति जो है पत्नी से उसने ऐसा नहीं कहा था कि तुम अपने अधिकारों को छोड़ दो, और ना ही पत्नी ने अधिकार छोड़ने का कोई वचन दिया था, और ना ही पत्नी ने कोई अधिकार छोड़ने का वचन दिया था। तो उसने अपने से कहा था कि मैं तुझे 100 रुपया जो है 100 पाउंड जो है हर हफ्ते या हर महीने दूंगा। हाँ, तो ये बात है कि उसने जब 100 पाउंड देने का वचन देते हुए उसने अपने अधिकारों को छोड़ दिया, तो यह कार्य किसी वचन के बदले में नहीं किया। तो वो जो 100 रुपया दे रहा था वो किसी वचन के बदले में नहीं वो दे रहा था, और उसको छोड़ दिया, यह कार्य भी उसके वचन के बदले में नहीं किया। तो इसलिए प्रतिफल का जो है यहां पे निर्माण नहीं हुआ। कोर्ट ऑफ अपील ने एवेंडन वर्सेस गुल्ड फॉर सिटी फुटबॉल क्लब में निर्णय से वचनात्मक विबंध को सिद्धांत को बहुत बढ़ावा दिया था। 1955 से वादी 1955 से ग्राउंड मैन की हैसियत से एक फुटबॉल क्लब में काम कर रहा था। एक व्यक्ति था जो ग्राउंड मैन यानी कि फील्ड का आदमी, इस पोस्ट पर वो जो है 1955 से जो है वो 1955 से जो है वो उसमें काम कर रहा था। एक साथी फुटबॉल ने उसकी सेवाओं को उन्हीं शर्तों पर जो है उसी कार्य के लिए 1968 से अर्जित किया। सन 1974 में उसका रिटायरमेंट कर दिया गया। उसे नए मालिक ने 1955 के रिटायरमेंट के लाभ दिलवाने के लिए, जबकि उसने वह सन 1968 में आया। तो हाउस ऑफ लॉर्ड टूल मेटल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड वर्सेस टंगस्टन इलेक्ट्रिकल कंपनी ने बताया कि जो व्यक्ति अपने विधिक अधिकारों को किसी प्रतिफल रहित संविदा के कारण स्थगित कर देता है, जब चाहे नोटिस देकर उन्हें फिर से जीवित कर सकता है। तो आप लोगों ने जो देखा है वो अपवाद देखा है, और अपवाद यह दर्शाता है कि न्यायालय में अगर न्याय में कोई परिभाषा लिख दी गई कि ऐसा काम करोगे तो ऐसी सजा मिलेगी, तो ऐसा नहीं है कि न्यायालय उसी के अनुसार फैसला कर जाएगा। बहुत सारे अपवाद भी हैं देखिए इन लोगों में, कि यहाँ इस तरीके से हुआ तो हाँ ऐसा समझा दिया, वचनात्मक विबंध हुआ तो ऐसा समझा दिया, फिर समय के पूर्व भुगतान तो ऐसा समझा दिया, समझौता हुआ तो कैसा समझा दिया, तृतीय पक्षकार व्यक्ति अंशदान कैसा हुआ तो ऐसा समझा दिया। एक बार ये पीपीटी आप लोगों को पढ़ाई गई है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट लॉ अब अपनी मजबूती और टफ कंडीशन की ओर बढ़ रहा है। इतना आसानी से आप लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन हाँ फिर भी मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग जाइए यूट्यूब पे पीपीटी को बार बार देखिए। ये सारी वीडियो सब यूट्यूब पे पड़ रही है, बार बार देखिए, बेसिक को खूब मजबूत कर लीजिए। बाद में ये सारी चीजें अपने आप आपको समझ में आने लगेंगी। आप फिर भी तब भी अगर गुजारिश नहीं बनेगी, आप बच्चे एक बार फिर से अगर आवाज लगा देंगे कि सर फिर से एक बार पूरी संविदा को फिर से पढ़ा दीजिए, तो पढ़ा दिया जाएगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लगेगा साला 15 दिन 20 दिन और क्या, पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ये है कि हाँ फिलहाल आप लोग जो है वो अपने से जो है थोड़ा सा पढ़िए। तो भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत स्थिति क्या है, इसको अब हम लोग जो है वो कल पढ़ेंगे।